मैं नहीं मोक्ष, हम ये शादी करेंगे। स्तुति बोली तो मोक्ष उसके पास आया और उसके चेहरे को हाथों में भरकर नम आंखों से बोला, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। मैंने कहा कि हम ये शादी करेंगे मोक्ष। ये सुनते ही मोक्ष ने स्तुति को कस के गले से लगा लिया, लेकिन स्तुति के हाथ हवा में ही रह गए। मोक्ष स्तुति को गले लगाए हुए था, लेकिन स्तुति की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो भी बदले में उसे थाम सके। और हिम्मत होती भी कैसे? अगर जज्बात होते तो हिम्मत बनती ना। लेकिन स्तुति के मन में मोक्ष के लिए ऐसी कोई भी भावना थी ही नहीं। ये सब तो उससे उसकी वो मजबूरी करवा रही थी, जिसमें उसके परिवार की इज्जत और कुछ मदद के नाम पर मोक्ष की फैमिली के किए गए एहसान, जिनकी कीमत आज उसे चुकानी पड़ रही थी। खैर, एक लड़की को यही सब करना पड़ता है अगर उसकी फैमिली किसी भी रीजन से किसी के एहसान के तले दबी हो तो। और स्तुति की हालत भी अभी ऐसी ही थी। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि वो चाहकर भी अपने दिल का हाल किसी को बता नहीं सकती थी। बस खुद में ही घुटना था उसे। आंखों में पानी भी आने लगा था, लेकिन उसने उसे समेट लिया अपनी पलकों के तले। मोक्ष उससे अलग होकर मुस्कुराते हुए बोला, पता है स्तुति, मैं कितना परेशान था पिछले 2 दिनों से। मैंने खुद को कमरे में ही बंद कर रखा था। किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। खाना खाने को मन नहीं कर रहा था। सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। खालीपन सा लग रहा था तुम्हारे बिना। और आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कुछ खोया हुआ था, वो आज मुझे वापस मिल गया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का फील हो रहा है अब। दिल बहुत खुश हुए जा रहा है। और तुम्हारी शादी वाली बात से तो और भी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। अब बस हम दोनों साथ होंगे हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ मैं। लेकिन क्या तुम खुश हो ना? स्तुति मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ बिल्कुल खुश हूँ। इसलिए तो खुद से आई हूँ तुम्हारे पास। अच्छा, तो वो श्लोक, मेरा मतलब है। उसकी बात पूरी होने से पहले स्तुति ने बात पलट दी और रूम की दीवार की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ना ये वाला कलर पसंद नहीं है मोक्ष, इसलिए इसे चेंज करवा देना प्लीज। ये एकदम सामने आएगा ना आंखों के, बेड से उठते हुए, इसलिए। मोक्ष उसकी सरकत से सोचने लगा, शायद ही उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, तभी ऐसे रिएक्ट कर रही है। वैसे अच्छा है। इतना सोचकर वो हंसते हुए बोला, हाँ बाबा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ठीक है, अब तुम ही मालकिन हो इस कमरे की ही नहीं, बल्कि इस घर की भी और मेरी भी। उसकी बात पर स्तुति फीका सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर यूं ही बात करने के बाद वो नीचे आए तो डाइनिंग टेबल पर मोक्ष की मॉम खाने के लिए कुछ परोस रही थी। मोक्ष स्तुति को लेकर आया और अपने पास वाली चेयर पर बिठाया। देखा तो मोक्ष की मॉम ने स्तुति की पसंद के आलू के पराठे और मीठे में खीर बनाई थी, जिसे देखकर मोक्ष मुस्कुराने लगा और बोला, मॉम, आपने तो अभी से अपनी बहू का ख्याल रखना शुरू कर दिया। मतलब अब आप दोनों एक टीम में होने वाले हैं। तो मोक्ष के डैड बोले, अरे बेटा, होने वाले नहीं हैं, बल्कि हो चुके हैं। देखो तो, अभी से अपनी बहू की साइड हो गई तुम्हारी मॉम तो। मोक्ष की मॉम बोली, तेरे डैड ना बहुत खराब है मोक्ष, इनकी बातों में मत आना। ठीक है भाई, अब हम कौन होते हैं तुम सास बहू के बीच में बोलने वाले? तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, हमें क्या। हम तो खाने पर फोकस करते हैं। इतना कहकर उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो मोक्ष की मॉम ने स्तुति को भी खाने को कहा और खुद भी बैठ गई, सबको परोस कर। मोक्ष का ध्यान खाने पर कम और स्तुति पर ज्यादा था, जो कि धीरे धीरे खा रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। वो उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था और उसकी मॉम उसे खुश देखकर खुश हुए जा रही थी। सबने खाना खाया तो स्तुति बोली, मम्मा, आपने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। थैंक यू स्तुति, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। फिर थोड़ी देर बाद स्तुति मोक्ष से बोली, अच्छा मैं अब चलती हूँ मोक्ष। मोक्ष बोला, अरे ऐसे कैसे? अभी रुको ना थोड़ी देर। या फिर एक काम करते हैं, हम दोनों कहीं घूमने चलें। मैं आज ऑफिस स्किप कर देता हूँ, पापा संभाल लेंगे। मैं बोल देता हूँ, और हम कहीं अच्छी सी जगह पर चलते हैं। स्तुति बोली, नहीं मोक्ष, आज नहीं, फिर कभी चलते हैं ना। आज नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, तो मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज। मोक्ष जल्दी से उसके माथे को छूकर देखने लगा और बोला, क्या हुआ है तबीयत को? बुखार है क्या? बीपी ठीक नहीं है ना? बताओ क्या हुआ है। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। स्तुति से रोकते हुए बोली, नहीं मोक्ष, बस सर दर्द हो रहा है, और कुछ नहीं। बस थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम पैनिक मत करो,
मैं इतनी बीमार नहीं हूँ। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मोक्ष मान ही नहीं रहा था, तो स्तुति ने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया। तो मोक्ष उसे अकेले जाने देने के लिए तैयार नहीं हुआ, खुद गाड़ी में छोड़ने के लिए गया। स्तुति भी चुपचाप चल दी, क्योंकि उसे पता था कि अब मोक्ष मानने वाला नहीं है, इसलिए बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मोक्ष ने पूरे रास्ते में रोमांटिक सॉन्ग लगाए थे और सारा फोकस स्तुति पर था उसका। स्तुति के घर के बाहर उसे उतारकर वो ऑफिस चला गया। स्तुति घर आई तो बंदा उसके पीछे बस अपने सवालों का टोकरा लेकर उसके पीछे पड़ गई कि क्या हुआ, मिल लिया जीजू से, कहीं घूमने नहीं गए क्या, इतनी जल्दी क्यों आ गई, वगैरह वगैरह। स्तुति के पापा ये देखकर मुस्कुराने लगे। स्तुति ने किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाया और अपने रूम में चली गई। वहां जाकर उसने अपना दुपट्टा बेड पर फेंका और आंखें बंद करके वहीं बैठ गई। और बंद आंखों में उसे क्या दिखा? वही श्लोक का चेहरा। उसने झट से आंखें खोल ली और बोली, कितना मुश्किल होता है ना जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश करना। अभी तो एक ही दिन हुआ है, पूरी जिंदगी इस तरह नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लगाकर घूमना है मुझे? कैसे कर पाऊंगी मैं महादेव? ऊपर से उसका चेहरा जो बंद आंखों में भी दिखाई देने लगता है और खुली आंखों में भी। क्या करूंगी मैं? आप ही बताओ। अपने फोन की तरफ ध्यान गया तो धड़कन एकदम से बढ़ गई। ख्याल आया कि एक बार बात कर लूं फोन करके। तभी वो खुद को डपटते हुए बोली, नहीं स्तुति, ऐसा नहीं करोगी तुम। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा तुम्हें। ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती तुम। खुद को उनसे दूर करना है अब। ऐसे करोगी तो कभी उनसे दूर नहीं हो पाओगी तुम। और वो तो फिर तुमसे बिल्कुल दूर नहीं जाएंगे, जो किसी के लिए सही नहीं होगा। इसलिए सबसे सही यही होगा कि तुम खुद को समझाओ, दूरी बनाओ उनसे जितनी बना सकती हो। वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा और स्क्रीन पर नाम देखकर वो हैरान रह गई। स्तुति की धड़कन तेज हो गई फोन की डिस्प्ले पर नाम देखकर। हाथ कांपने लगे थे फोन उठाने में। तभी रिंग बंद हो गई। वो फोन की तरफ देखती रह गई। ऐसा लगा जैसे रिंग बंद होने पर उसे अच्छा नहीं लगा। उसने फोन को हाथ में ले लिया और फिर से डायलर पर नंबर डायल करने लगी, लेकिन फिर से खुद को रोक लिया। तभी फोन फिर बजने लग गया। फिर से श्लोक का कॉल था। उसने झट से उठा लिया और कान पर लगा लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी दूसरी तरफ से श्लोक की आवाज आई, लेकिन उसकी वो आवाज सुनकर स्तुति की आंखों से एकदम आंसू निकलने लगे, क्योंकि श्लोक की आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। उसकी आवाज बहुत ज्यादा लड़खड़ा रही थी। वो वैसे ही टूटे फूटे शब्दों में बोला, हेलो, हेलो जान, कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, इसलिए बस। पर चिंता मत करो, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा ज्यादा। जानता हूँ तुम अपने होने वाले पति के साथ होगे ना। डोंट वरी। एक बात कहूँ? स्तुति कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी श्लोक की ऐसी हालत देखकर कुछ बोलने की। लेकिन उसकी आवाज न सुनकर श्लोक बोला, बोलो ना, बताऊं? स्तुति बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कह पाई, हाँ, आई मिस यू। श्लोक ने यह शब्द इतनी मासूमियत से बोले कि स्तुति से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि रोने की आवाज श्लोक को सुनाई ना दे। श्लोक आगे बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे बिना रहने की, पर क्या करूँ? ये सांसें मोहताज है तुम्हारी यादों की। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता क्या? बोलो ना जान, मैं क्यों नहीं रह पा रहा तुम्हारे बिना? मैं सच कह रहा हूँ, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। ये बात सुनकर स्तुति ने अपने दर्द को समेटने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी श्लोक के पीछे से विनय की आवाज आई, क्या कर रहे हैं आप सर? अभी तो आपने बोतल रखी थी ना, प्रॉमिस करके कि आप और नहीं पियेंगे। और फिर से मत करिए सर अपने साथ ऐसा। छोड़िए बोतल को। उसने बोतल उनके हाथ से लेनी चाही तो श्लोक हल्का सा मुस्कुराते बोला, अरे बिना यार, तू तो ऐसा मत करना मेरे साथ। मुझसे हर कोई बस छीनता ही रहता है। कभी मेरा बाप छीना, फिर मेरा घर, और फिर मेरी जान। अब तू ये बोतल बोतल भी छीन ले। कुछ मत रहने दो मेरे पास। इतना बोलते बोलते वो बेहोश हो गया, तो विनय ने उसके हाथ से बोतल ले ली और बोला, क्या हालत बना ली है इन्होंने अपनी। ना कोई होश रहता है ना कुछ। अपनी सुध बुध भी नहीं है। कोई आज इन्हें ऐसे देख कर कहेगा ही नहीं कि एक स्पाई है, और बड़े बड़े गुंडे बदमाश इनसे डरते हैं। अब तो ये पता नहीं क्यों खुद को तबाह करने पर तुले हैं।
ऊपर से इनकी मॉम बेचारी, मैं उनसे अलग अलग बहाने बनाता रहता हूँ, सच्चाई बता नहीं सकता। हे भगवान जी, प्लीज इन्हें पहले जैसा कर दो। हमारे वो बॉस जो बेपरवाह थे, बिना टेंशन के जीते थे, अपने लिए जीते थे। प्लीज इनकी यह हालत नहीं देखी जाती। उसकी आंखों में भी पानी आ गया था ये कहते हुए, और उधर स्तुति ने ये सारी बातें सुन ली थी और फोन उसके हाथ से अब छूट गया था। बिना ने श्लोक को उठाया और बेड पर लिटा दिया। वो खुद से बोला, समझ नहीं आता कि क्या करूं मैं। सर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कब तक चलेगा ऐसा? आज भी आपको बहाने से अपने घर लेकर आ गया कि आपकी मीटिंग है, इसलिए आप होटल जा रहे हैं क्लाइंट के साथ। बाकी सबसे भी झूठ बोले जा रहा हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। वो सब भी आपके लिए परेशान है, लेकिन मैं यह बात किसी को बता नहीं सकता। उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया और उसके जूते उतारकर लाइट ऑफ करके रूम से चला गया। उधर स्तुति अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से रो रही थी, ताकि बाहर किसी को उसकी आवाज ना आए। फोन ऐसे ही जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके कानों में श्लोक की बातें गूंज रही थीं। कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे बिना रहने की, पर क्या करूँ? ये सांसें मोहताज है तुम्हारी यादों की। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता क्या? बोलो ना जान, मैं क्यों नहीं रह पा रहा तुम्हारे बिना? मैं सच कह रहा हूँ, मर जाऊंगा तुम्हारे। वो खुद को श्लोक की हालत का जिम्मेदार मान रही थी। वो खुद से बोली, कितना अच्छा होता ना कि अगर हम कभी मिलते ही नहीं, ना आज ये सब होता। क्या करूं ऐसा जिससे सब पहले जैसा हो जाए? मेरी वजह से हो रहा है आपके साथ ये सब। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं आपकी गुनहगार हूँ। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी और अपने फोन में से श्लोक की फोटो जो उसने चुपके से ली थी उसे देखने लगी, और फिर उसे अपने दिल से लगा लिया। उधर मोक्ष की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज जैसे पूरे ऑफिस में उसने मिठाइयों की दुकान लगा रखी थी जैसे। सभी आज पूरा एंजॉय कर रहे थे। सबने अपनी मर्जी से खाना मंगवाया था, जो कि मोक्ष की तरफ से था। मोक्ष ने कहा था सबसे कि सब अपने हिसाब से रहें, काम करना हो तो करें, नहीं करना हो तो ना करें। और वो खुद भी अपने केबिन में बैठा हुआ स्तुति की फोटो को बस निहारे जा रहा था। वो बोला, फाइनली अब मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। मुझे तुम मिलने वाली हो, अब हमेशा के लिए। लगा था जैसे तुम्हें खो दिया है, लेकिन अब बस, अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा मुझे। अब जल्द से जल्द बस शादी की डेट तय करवा कर तुम्हें अपने पास लाना है। रिस्क नहीं ले सकता अब कोई भी। इतना कहकर उसने जल्दी से अपनी मॉम को कॉल किया और बोला, मॉम आप जल्दी से पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट निकलवाओ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मुझे डिले नहीं करना है अब। आप जानती हैं ना कितनी इम्पोर्टेंट है अब मेरे लिए शादी की डेट का जल्दी से फिक्स होना। आप चाहो तो पंडित जी को रिश्वत दो या कुछ करो, बस उनसे कहो कि वो डेट जल्दी से निकालें। उसकी माँ मुस्कुराते बोली, हाँ हाँ बेटा जानती हूँ, तू फिक्र मत कर। मैं शाम को पंडित जी को बुलाती हूँ और डेट निकलवाती हूँ। और साथ में स्तुति के घर वालों को भी तो बुलाना पड़ेगा ना। और मैं कह दूंगी पंडित जी से कि वो जल्दी की डेट ही निकालें, क्योंकि अब मेरा बेटा इंतजार नहीं कर पा रहा है ना? और इतना कहकर वो हंसने लगी और मोक्ष बेचारा शर्मा गया और बोला, हाँ हाँ कोई बात नहीं, इस वक्त आपका टाइम है मेरी टांग खींचने का, तो आपको पूरी छूट है। स्तुति की खातिर इतना तो कर ही सकता हूँ। उसकी मम बोली, पागल है तू पूरा। मोक्ष मुस्कुराते बोला, हाँ अपनी स्तुति के लिए सिर्फ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और अपने ख्यालों में फिर से खो गया। सुबह बिन्ना ने श्लोक को उठाया और नींबू पानी पिलाया। श्लोक का सर बहुत भारी था, होगा भी क्यों नहीं। आखिर पिछले 2 दिनों में उसने 4 बोतल शराब पी ली थी। श्लोक अपने सर को पकड़कर बेड से टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठा था। बिना बोला, ऐसा कब तक चलेगा सर? उसकी आवाज सुनकर श्लोक ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा तो बिना आगे बोला, आप कब तक खुद को यूं ही तकलीफ देते रहेंगे सर? आपको पता है 2 दिन में आपने कितनी शराब पी ली है? जितनी कुल मिलाकर आज तक शायद इतने सालों से भी नहीं पी होगी, उतनी सिर्फ 2 दिन में। आखिर क्यों? मुझे पता है आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि खुद को बेवजह तकलीफ देते जाओ। आप, इसका कोई हल होगा, उसके बारे में सोचते हैं ना कि ये सब करके। आप आंटी के बारे में भी सोचिए ना, उनका आपके अलावा और है कौन? श्लोक उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो टेढ़ा सा मुस्कुराकर बोला, हल? कोई हल नहीं है बिना इस चीज का।
लेकिन क्यों सर? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल आपके पास ना हो सर। आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर देने वाले हैं। आपको जानते हैं हम। हाँ, कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा कुछ भी। लेकिन क्यों सर? उसकी खुशी के लिए। वो खुद मुझसे दूर जाना चाहती है विनय। अगर कोई और उसे मुझसे दूर करने की कोशिश भी करता तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा सकता हूँ, पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन उससे नहीं। दूर जाने का फैसला खुद मेरी जान ने लिया है। उसे परेशान नहीं करना चाहता मैं। खुद को चाहे कितनी तकलीफ देनी पड़े, लेकिन उसकी खातिर सब करूँगा। लेकिन क्या पता उन्होंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है या किसी के दबाव में आकर। क्योंकि जब लास्ट टाइम उनसे मिला था तो आपके लिए उनकी आंखों में जो देखा था मैंने, वो कुछ अलग ही था, जो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं हो सकता। जरूर कुछ तो ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी बात सुनकर श्लोक की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और चेहरे के हाव भाव भी बदल गए, जैसे कुछ रियलाइज हुआ हो। वो कुछ सोचने लगा और बोला, लेकिन वो मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझसे जरूर कहती। बिना बोला, आपने मजबूरी का नाम सुना है ना? वो इंसान से बहुत कुछ करवा सकती है, लेकिन स्तुति की ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है भला? वही तो पता करने वाली बात है ना सर। कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें स्तुति के सबसे करीबी इंसान से मिलना होगा, उसके घर से ही कोई। मुझे पता है सर। कौन? भाभी की बहन वंदना। इतना सुनते ही श्लोक बेड से उठ गया और बोला, लेकिन हम उससे कांटेक्ट कैसे करेंगे? और उससे भी बड़ी बात, वो हमारी मदद क्यों करेगी? वो तो मोक्ष से क्लोज होगी ना, तो वो हमारी बात क्यों सुनेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज काम करेगी। मैंने उसके पास आया और बोला, करेगी सर, वो जरूर करेगी, ट्रस्ट मी। लेकिन विनय, वो क्यों यकीन करेगी हम पर? मैं जानता हूँ सर कि उसे यकीन दिलाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम कोशिश तो करके देख सकते हैं ना। हमें हर छोटी से छोटी उम्मीद की किरण की दिशा में देखना होगा, तभी तो सही रास्ता मिलेगा ना। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। हमें कोशिश करके देखनी चाहिए, लेकिन उससे कांटेक्ट कैसे करेंगे? उसका कोई फ़ोन नंबर वगैरह है क्या? हाँ, मेरे फ़ोन में है सर। मैं एक काम करता हूँ, उसे मिलने के लिए बुलाता हूँ कहीं। फिर हम उससे मिलकर कोशिश करेंगे उसे सब कुछ बताने की, और हो सका तो उसकी हेल्प भी मांग लेंगे। क्या कहते हैं आप? श्लोक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम बहुत अच्छे हो विनय यार। तुम आज से मुझे सर नहीं बुलाओगे, श्लोक बुलाओगे, ठीक है? लेकिन सर, मैं आपको नाम से कैसे बुला सकता हूँ? आप मेरे सीनियर हैं। लेकिन इन दिनों जो सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है ना, वो कोई यार ही कर सकता है। इसलिए आज से तुम मेरे यार हो, तो अब से मुझे श्लोक कहना है। बिना बोला, तो क्या मैं निरुद्ध नाम से बुलाऊं आपको? श्लोक मुस्कुराकर बोला, अगर वो नाम मेरी मम्मा के सामने लिया ना, तो मेरे साथ तेरी भी पिटाई पक्की। उसकी बात पर बिना हंसने लगा तो श्लोक बोला, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बुलाने पर स्तुति की बहन आएगी हमसे मिलने? अगर उसने मना कर दिया तो? वैसे मैंने उससे एक बार बात की थी, तो मुझे तो वो सुलझी हुई लगी थी। इसलिए मुझे लगता है कि वो मान जाएगी। आई होप सो। इतना कहकर श्लोक ने एक लंबी सांस ली। फिर वो शावर लेने चला गया और विनय भी फ्रेश होने चला गया। फिर वो दोनों ने नाश्ता किया और श्लोक को विनय ने बताया कि उसने उसके लिए सबसे क्या झूठ बोले हैं। श्लोक ने अपनी मम्मा के बारे में पूछा तो विनय ने बताया। तो श्लोक बोला, बहुत दिन हो गए हैं, मम्मा से ढंग से बात भी नहीं हुई मेरी। आज शाम को जल्दी जाऊंगा और उनके साथ वक्त बिताऊंगा। हाँ, आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। उन्हें घर में अकेला रहना पसंद नहीं है। वो चाहती हैं कि आप जल्दी से शादी कर लें, ताकि उनका अकेलापन दूर हो जाए। आई विश ऐसा जल्दी हो विनय। फिर थोड़ी देर बाद विनय ने अपने फ़ोन से वंदना को कॉल लगाया। वंदना इस वक्त अपने कॉलेज का कोई काम कर रही थी, शायद लैपटॉप पर। उसने फ़ोन की रिंग सुनी तो फ़ोन उठाकर देखा। वो डिस्प्ले पर नाम देखकर एकदम से हैरान हो गई और उसने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। उसने अपने दिल पर हाथ रखा तो वो ज़ोर से धड़क रहा था। उसने खुद को नॉर्मल किया और फ़ोन उठाने लगी कि फ़ोन कट गया। बिना ने श्लोक की तरफ देखा, जो कि आंखों में उम्मीद और नाउम्मीदी दोनों लेकर उसकी तरफ देख रहा था। बिना ने आंखों से उसे हौसला दिया और फिर से फ़ोन लगाया। इस बार एक ही रिंग में उसने फ़ोन उठा लिया। बिना ने हेलो बोला तो वंदना की आंखों में अलग सी चमक आ गई और चेहरे पर एक स्माइल। वो भी बड़े प्यार से हेलो बोली। बिना ने उसे हालचाल पूछा तो उसने भी अच्छे से बात की।
मैंने बोला, आप बुरा ना माने तो एक बात कहनी थी आपसे। वंदना बोली, अरे नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप कहिए ना क्या कहना चाहते हैं। वो एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आप थोड़ी देर के लिए मिलने आ सकती हैं। ये बात सुनकर तो वंदना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, जैसे गले से आवाज आनी बंद हो गई। कोई जवाब ना पाकर बिना निराश होते हुए बोला, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। इट्स ओके, अगर आप नहीं आना चाहती तो मैं फोर्स नहीं करूँगा। वरना एकदम से होश में आई और बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मना नहीं किया। वो तो मैं बस कुछ सोच रही थी। मैं ज़रूर आऊँगी, आप एड्रेस बता दीजिए बस जगह का। मीना ने उसे अपने घर से थोड़ी दूर वाले कैफ़े में बुला लिया और फिर फ़ोन काट दिया। श्लोक ने इशारे से पूछा तो विनय ने उसे थम्स अप करके मिशन कामयाब होने का इशारा किया। श्लोक ने उसे खुशी के मारे गले से लगा लिया। श्लोक बोला, पता नहीं मैं तेरा यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। मैंने बोला, अरे अभी यार बनाया है और अभी एहसान की बात करने लगे, हद है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा फर्ज बनता है, इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, बल्कि कोई भी आपको दुखी नहीं देख सकता। आपको पता है, ऑफिस पिछले 1 महीने से बंद पड़ा है, जैसे जान नहीं है उसमें। सब बहुत उदास रहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। वो लोग आपको हॉस्पिटल में भी मिलने आए थे, आप बेहोश थे तब, इसलिए ऐसे ही देखकर चले गए। रोज वो पूछते हैं कि आप कहाँ हो, कब आओगे। डर के मारे आपको कॉल नहीं करते, लेकिन मुझे रोज नया बहाना बनाना पड़ता है। हाँ विनय, सच में मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ अब तो सबको। कल मैं ऑफिस जाऊँगा, लेकिन तुम उन्हें बताना मत, मैं सरप्राइज दूंगा उन्हें। फिर तो कल वो सब खुशी से पागल हो जाएंगे। वैसे आपको पता है, आपके अपसेंस में वो सब बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। पूरे 7 केस सॉल्व किए हैं सबने 1 महीने में। हाँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, पर पूरी मेहनत से किए हैं सबने। आखिर आपके सिखाए हुए हैं फेल कैसे हो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अब मुझे मेरे ऑफिस की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। अरे नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया आपको। हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे वो हसीना सिंह का क्या हुआ, बाहर तो नहीं आया ना वो जेल से। अरे नहीं, वो किसी कीमत पर बाहर नहीं आ सकता है। अच्छी बात है। वैसे विनय, एक बात तो बताओ। श्लोक उसे गौर से देखते हुए बोला। तो विनय बोला, हाँ पूछिए। ये स्तुति की बहन तुम्हारे एक बार बुलाने पर आने के लिए मान कैसे गई। मेरा मतलब है कि तुम हो तो इसके लिए एक अनजान ही ना, फिर इतना भरोसा कैसे। हाँ, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना मुझसे। नहीं तो मैं आपसे क्या छुपाऊंगा। वो राजी हो गई, अब क्यों हुई उसका मुझे नहीं पता। हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। हाँ, बात तो अच्छी है, लेकिन इसके पीछे की कहानी तो बताओ। क्या, क्या मतलब है आपका। कोई कहानी नहीं है। बिना पानी पीते हुए बोला तो श्लोक बोला। तो मतलब नहीं बताओगे तुम। कुछ बताने लायक होगा तो बताऊंगा ना। ऐसा वैसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मेरी तभी बस बात हुई थी जब भाभी मिल नहीं रही थी, उसके अलावा कभी नहीं। तो मतलब हो सकता है कि उसे तुम पर क्रश हो। क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं भला अचानक से। क्योंकि मेरे दोस्त एक लड़की कभी किसी अनजान से इस तरह से मिलने के लिए तैयार नहीं होती, वो भी एक बार कहने पर। इसका मतलब यह होता है कि उस लड़की को आप पर भरोसा है, क्योंकि उसके दिल में शायद कुछ हो सकता है। श्लोक विनय के गले में हाथ डालते हुए बोला। तो विनय उसे बेचारी नजरों से देखने लगा, जैसे ही आंखों आंखों में कह रहा हो कि अब बस भी करो, बहुत टांग खिंचाई कर ली। श्लोक हंसते हुए बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, अब नहीं करूँगा। बिना हाथ जोड़ते हुए बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वहां से जाते हुए बोला, मैं रूम में जा रहा हूँ, और मैंने 4 बजे का टाइम दे दिया है उसे। तब तक आप भी रूम में जाकर आराम कर लीजिए। श्लोक हंसते हुए बोला, ठीक है, पर मेरी बात पर गौर करना। बिना उसकी बात को नज़रअंदाज करके चला गया, और श्लोक भी ऊपर रूम में चला गया। उधर वंदना खुशी के मारे झूम रही थी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी, ये शायद उसको भी नहीं पता था। वो खुद से बोली, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं क्यों ऐसे झूम रही हूँ भला। उसके बुलाने पर मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ। और दूसरी बात, उसने मुझे क्यों बुलाया होगा भला। ऐसा क्या है जो वो मुझे बताना या पूछना चाहता होगा। मेरा मतलब है, मैं उसे जानती कितना हूँ। ऐसे किसी अजनबी पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा शायद। तो मतलब मुझे नहीं जाना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं जाना चाहिए।
फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन अगर वो बुरा होता तो दीदू की इतनी परवाह नहीं करता। और वैसे भी वो तो दीदू की फ्रेंड का भाई है ना, तो एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रेंजर भी नहीं कह सकते। तो क्या करूं मैं, जाऊं क्या? हाँ हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, दीदी से पूछूं क्या? अगर वो परमिशन देगी तो चली जाऊंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। क्या कहूंगी कि क्यों जा रही हूँ, और मुझे पता भी तो नहीं है ना कि आखिर बात क्या है। तो कहूंगी क्या दीदू से? कोई वैलिड पॉइंट ही नहीं है ना। एक काम करती हूँ, जाकर देख ही लेती हूँ कि क्या काम है, जो होगा देखा जाएगा। इतना सोचकर वो तैयार होने लगी। तैयार होकर वो नीचे गई तो मम्मा ने उसे पूछ लिया, क्या हुआ है बंधु, ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो मम्मा एक्चुअली प्रीति ने बुलाया था कॉल करके, उसे शॉपिंग के लिए जाना है, तो मुझे भी बुला रही हैं, तो मैं होकर आती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से जाना। और पैसे चाहिए तो मैं दे दूँ? तुझे भी कुछ लेना हो तो ले लेना। नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं लेना है, मैं बस उसे कंपनी देने के लिए जा रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, लेकिन प्लीज टाइम से आ जाना, अंधेरा होने से पहले। तुझे पता है ना तुम्हारे पापा कितना डरते हैं अब तुम दोनों बहनों की सेफ्टी को लेकर। बंदा उनके शोल्डर को प्यार से सहलाते हुए बोली, हाँ मेरी प्यारी मम्मा, मैं बिल्कुल टाइम से आ जाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। इतना कहकर उसने उनके गाल पर किस कर लिया और चली गई वहां से। स्तुति की मम्मा ने स्तुति को आवाज लगाई, स्तुति बेटा जरा नीचे आना। स्तुति अपने रूम में बैसे ही श्लोक की तस्वीर को फोन में निहारे जा रही थी। मम्मा की आवाज सुनकर वो उठी और अपना चेहरा ठीक करके नीचे चली गई। मम्मा ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा तो स्तुति ने पूछा, पापा आज लंच करने नहीं आए क्या? नहीं बेटा, आज उन्होंने लंच वहीं कैफे में ही मंगवा लिया। वो क्या है ना, आज उन्हें शाम में जल्दी घर आना है तो इसलिए। जल्दी क्यों? पापा की तबीयत तो ठीक है ना मम्मा? स्तुति ने चिंता करते हुए पूछा। तो मम्मा बोली, अरे नहीं बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। वो एक्चुअली आज हमें मोक्ष के घर जाना है। मोक्ष के घर जाना है आपने? लेकिन क्यों? उसकी मम्मा का कॉल आया था, आज वो पंडित जी को बुलवाकर शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं, इसलिए बुलाया है हमें भी। शादी की डेट की बात सुनकर स्तुति का दिल धक से रह गया। स्तुति कुछ बोली नहीं तो उसकी मम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या हुआ बेटा, तुम खुश नहीं हो क्या? स्तुति मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। वो आपने एकदम से बताया ना, तो बस रिएक्ट कर नहीं पा रही थी। अच्छा बेटा, हम चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, और मुझे पूरा यकीन है, उसके गाल पर हाथ रखते हुए, कि मोक्ष तुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। बहुत प्यारा बच्चा है और तुमसे बहुत प्यार भी करता है ना? हाँ, स्तुति बस इतना ही कह पाई। और उसने बंदा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपनी फ्रेंड के साथ गई है। उसकी मम्मा फिर किचन में चली गई और स्तुति वहीं बैठी कुछ सोचने लगी। उधर बंदा कैफे पहुंची तो उसने विनय को कॉल किया, तो विनय ने उसे टेबल पर बैठे हुए इशारा किया, तो बंदा वहां गई और विनय को हेलो बोला। विनय ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और उसे बैठने के लिए बोला। बंदा बैठ गई और बोली, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो आपने अर्जेंटली मुझे यहाँ बुलाया? विनय बोला, हाँ जी, बात तो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगी वो बात सुनने के बाद। ऐसी कौन सी बात है जिस पर मैं कुछ ज़्यादा रिएक्ट करूंगी? किस बारे में है वैसे? आपकी दीदी के बारे में। बंदा एकदम से खड़ी हो गई और बोली, दीदू के बारे में? ऐसी क्या बात है दीदू के बारे में? क्या हुआ है दीदू को? क्या कहना है आपको दीदू के बारे में? बताइए ना प्लीज, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे शांत कराते हुए बोला, अरे आप बैठ जाइए प्लीज, इतना पैनिक मत कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज पहले बैठ जाइए, घबराइए मत। बंदा बैठ गई तो विनय ने उसे पानी दिया और बोला, आप इतना क्यों डर गई? मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं, और वैसे भी मैं ऐसी कोई बात नहीं कहने वाला जिससे आपको स्ट्रेस हो, ट्रस्ट मी। वो आपने अचानक से दीदू की बात की तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मेरी दीदू के साथ कुछ टाइम से इतना कुछ हो गया है कि अब हम उनके लिए बस परेशान ही रहते हैं। हम सबको उनकी टेंशन ही रहती है। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए। अंडरस्टैंड? पर आप चिंता मत कीजिए, वो सेफ हैं और सेफली रहेंगी। बात कुछ और है एक्चुअली। क्या बात है, फिर आप मुझे साफ साफ बताइए ना प्लीज। हाँ बताता हूँ, इतना कहकर उसने श्लोक को इशारे से आने के लिए कहा, जो कि दूसरी टेबल पर बैठा हुआ था। श्लोक उठकर आया और वहीं उनके साथ बैठ गया।
उसे वहां देखकर बन्ना को वो जाना पहचाना लगा तो वो सोचने लगी। तभी उसकी आंखें छोटी हो गईं। वो बोली, आप तो वही है ना जिन्होंने मेरी दीदू की सगाई में हंगामा किया था। फिर विनय की तरफ देखते हुए, आप इन्हें जानते हैं? आपने ऐसे लोगों को अपना दोस्त बना रखा है। पता है आपको, इनकी वजह से मेरी दीदू की सगाई टूटते टूटते बच गई। बिना बोला, सब कुछ बताता हूँ मैं आपको। साथ रहकर सुनिए। ये मेरे बॉस हैं और मेरे दोस्त भी। और इन्होंने सगाई खराब करने के लिए वो सब नहीं किया था, बल्कि सगाई रोकने के लिए किया था, क्योंकि आपकी बहन से प्यार करते हैं, वो भी सच्चा वाला। यह सुनकर बंदा एकदम से चेयर से उठ गई और हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगी। वो एकदम से बोली, ये आप क्या बोले जा रहे हैं विनय? मैं एकदम सच कह रहा हूँ बन्ना जी। आप एक बार आराम से बैठकर मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर डिसाइड करना कि आपको हम पर यकीन करना है या नहीं। बन्ना ने एक नज़र श्लोक की तरफ थोड़ा घूर कर देखा और फिर विनय की तरफ देखा, जो कि आंखों ही आंखों में उससे रिक्वेस्ट कर रहा था। तो उसने एक लंबी सांस ली और बैठ गई वापस चेयर पर और बोली, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन अगर मुझे आपकी बात में कोई भी सच्चाई नज़र नहीं आई तो मैं यहाँ से फौरन चली जाऊंगी। समझ गए ना आप? ठीक है, आपको जैसा सही लगे वैसा ही कीजिएगा। ठीक है, बोलिए। बिना बोलने लगा तो श्लोक ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे रुकने के लिए कहा और बोला, एक मिनट विनय, मैं खुद बताना चाहता हूँ हमारी बात। जरूर, आपका ही हक बनता है। विनय ने कहा तो श्लोक बन्ना की तरफ देखकर बोला, मेरी बात पूरी होने तक अगर तुमने मुझे सुन लिया तो समझना कि मेरी बात सच है। बीच में टोक दिया तो समझना झूठ है। श्लोक ने अपनी और मोक्ष की रायबेलरी के बारे में बताया और फिर स्तुति की किडनैपिंग के बारे में भी, और धीरे धीरे सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताया। बीच में ही विनय ने श्लोक की स्तुति को बचाने वाली बात भी बता दी, और यह भी कि स्तुति भी उससे दूर नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वो भी इससे प्यार करती है। स्तुति भी उससे प्यार करती है, ये जानने के बाद बन्ना की आंखों में आंसू आ गए थे, और श्लोक की आंखें तो पहले से ही भर चुकी थीं जब वो स्तुति से दूर होने की बात कर रहा था। श्लोक की आंखों में अपनी बहन के लिए इतना प्यार देखकर वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। सारी बात बताने के बाद श्लोक ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, यह श्लोक उपाध्याय कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मुझे मेरी जान से दूर होने से रोक दो। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, सांस नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ कि तुम मोक्ष से ज़्यादा अटैच होगी, लेकिन एक बार मेरी आंखों में देखो और बताओ कि क्या ऐसा ही प्यार कभी उसकी आंखों में देखा है अपनी बहन के लिए? मैं नहीं जानता कि तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन है या नहीं, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचना बस एक बार। मुझे नहीं पता कि स्तुति किस बात की वजह से ऐसे बिहेव करने लगी है अचानक से, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं होगी इस वक्त। चाहो तो जाकर एक बार उसकी आंखों में देखो और फिर मुझे बताना कि क्या फैसला है तुम्हारा। वरना श्लोक की बात सुनकर वहां से बिना कुछ बोले चली गई। तो बिना कुछ बोलने को हुआ तो श्लोक ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। बिना बोला, आपने मुझे रोका क्यों? उसे जाने नहीं देना था, ऐसे बात करनी थी अभी। श्लोक बोला, नहीं विनय, हम उसे जबरदस्ती किसी चीज पर विश्वास नहीं दिलवा सकते जब तक कि उसका दिल किसी बात के लिए हामी ना भरे। उसे वक्त दो। अगर उसे मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई नजर आई होगी तो वो जरूर सोचेगी। अब चलो। श्लोक कुछ कदम आगे बढ़ा तो विनय भाई खड़े खड़े बोला, कितना बदल गए हैं ना आप। उसकी बात सुनकर श्लोक रुका और मुड़कर उसकी तरफ देखा तो विनय बोला, आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। कहाँ गई आपकी वो सारी जिद, वो सारा जुनून? ये वो श्लोक उपाध्याय तो नहीं लग रहा मुझे, जो कि स्तुति को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार था। ऐसा लगता है जैसे इस श्लोक उपाध्याय को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यह तो कोई और ही है। मुझे तो लगा था कि आप सच में स्तुति से दिलो जान से प्यार करते हैं, दुनिया से उसके लिए लड़ सकते हैं, लेकिन आप तो दिल से सब खत्म हो गया क्या, या आपने हार मान ली? श्लोक मुड़कर उसके पास आया और उसके सामने रुका। बिना अभी भी बोल रहा था वो आगे बोला, इससे अच्छा तो हम बदना को बुलाते ही नहीं। क्या फायदा हुआ उससे? कुछ भी नहीं। वो अब घर जाएगी, थोड़ी देर शायद सोचेगी, लेकिन बाद में भूल जाएगी और फिर से स्तुति की शादी की तैयारी में लग जाएगी। बस फिर आप एक काम कीजिए, आप भूल जाइए। आपके बस का नहीं है अब शायद।
स्तुति की शादी शायद मोक्ष से होना ही ठीक रहेगा। शायद भगवान को भी यही मंजूर है। वैसे भी आपका सो कॉल्ड वाला प्यार व्यार तो अब खत्म हो चुका है। वो जिद, वो जुनून, वो हद पार वाला इश्क सब खोखला हो चुका है। जस्ट फॉरगेट इट। मोस्ट बैट्स स्तुति। अच्छा लगता है ना? उसके इतना कहते ही श्लोक ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। आंखों में गुस्सा आ गया था। वो बोला, बस बहुत हुआ विनय। कब से तुम्हारी ये बकवास सुने जा रहा हूँ। जो मुंह में आए वो बके जा रहे हो। और क्या कहा तुमने? मेरा प्यार खत्म हो चुका है? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? सूरज पश्चिम से निकल सकता है, तारे दिन में दिखाई दे सकते हैं, हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो सकती है, लेकिन स्तुति के लिए श्लोक का प्यार कभी कम नहीं हो सकता। वो आज भी मेरा जुनून है। मेरी हर धड़कन उसके नाम के साथ चलती है, हर सांस उसकी याद की मोहताज है। एक पल में 1000 बार उसे याद करता हूँ। यकीन नहीं होता ना? ठीक है। इतना कहकर उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और बोला, ये देखो। विनय की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो श्लोक की तरफ देखने लगा तो श्लोक की आंखों में पानी था। वो सर हिलाते हुए बोला, देखो यह है सबूत मेरी चाहत का। मीना बोला, यह आपने क्या किया? कहाँ से? आपने नाम लिखा है, वो भी कहाँ से? श्लोक ने अपने सीने के बाईं ओर स्तुति का नाम लिखा हुआ था। कहाँ से? मीना बोला, ये क्यों किया आपने? और ये तो ताजा लग रहा है। हाँ, कल रात को ही लिखा था। तुम्हें लगता है उसे भूल गया हूं मैं? नहीं, पल पल खुद को यह याद दिलाता रहता हूँ कि मुझ पर पहला और आखिरी हक स्तुति का है। इसलिए ये किया मैंने। उसका नाम दिल पर तो लिखा ही है, तो मैंने सीने पर भी उसके नाम की मोहर लगा दी। बिना बोला, आपके अभी भी खून बह रहा है। अभी भी कुछ लगा लीजिए। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं, वो दवाई लगा देगा, ठीक हो जाएगा। वो उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा तो श्लोक बोला, नहीं, मुझे कोई मरहम नहीं चाहिए। मेरे हर जख्म का मरहम मेरी स्तुति है मेरे लिए। यह तो कुछ भी नहीं है। उसके लिए मैं मौत को भी हंसते हुए गले से लगा सकता हूँ। तुम जानना चाहते हो ना कि क्यों मैं ऐसे शांत हूँ? ऐसा नहीं है कि उसके बिना जीना आ गया है या उसे पाने की तलब खत्म हो चुकी है, पर मैं सिर्फ इसलिए शांत हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस वक्त बहुत खुश हैं, मतलब जिसके डर से स्तुति ने यह सब किया है, वो अभी थोड़ा और जश्न मनाए। क्योंकि यह बात तो अच्छे से जानता हूँ कि स्तुति को किसी ने धमकाया है ये सब करने के लिए। इसलिए उस शख्स को और बाकी सबको भी जरा खुश होने दो, क्योंकि जब मुझे पता चल गया कि इसके पीछे किसकी कारस्तानी है, फिर मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि यह तूफान से पहले की शांति है। यू नो, काम बिफोर स्टॉर्म। बस वही है मेरे दोस्त। और वैसे भी मुझे बहुत जल्द पता चलने वाला है कि यह घटिया हरकत आखिर किसने की है। बस फिर उसका सुकून मैं ठीक वैसे ही छीनूंगा जैसे उसने मुझसे मेरी स्तुति को छीनने की कोशिश की है। और रही बात किसी और का होने देने की, तो मैं ऐसा सपने में भी ना होने दूं। स्तुति श्लोक की थी, श्लोक की है, श्लोक की ही रहेगी। आई बात समझ में? इतना कहकर वो आगे बढ़ गया तो विनय भी उसके पीछे पीछे भागा। गाड़ी के पास आकर जैसे श्लोक ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो विनय बोला, आपने कहा कि आपको पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है? हाँ, श्लोक ने अपना चश्मा पहनते हुए कहा। तो विनय बोला, लेकिन कैसे? वो एक सीक्रेट है, बाद में पता चल जाएगा सबको। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया और विनय को भी इशारे से बैठने को कहा। विनय आकर बैठ गया, लेकिन वो अभी भी सोच रहा था श्लोक की बातों के बारे में। श्लोक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और सीधे ऑफिस की तरफ घुमा दी। उधर स्तुति के पापा और मम्मी मोक्ष के घर पहुंच चुके थे और मोक्ष की मॉम ने उनके लिए स्नैक्स वगैरह बनाए थे। तभी पंडित जी भी आ गए और उन्होंने उन्हें भी स्नैक्स के लिए ज्वाइन करने को कहा। थोड़ी देर बाद सब लोग बैठ गए और पंडित जी मोक्ष और स्तुति की कुंडलियां देख रहे थे। मोक्ष भी वहीं बैठा था और बड़े ध्यान से पंडित जी की तरफ देख रहा था कि कब वो कुछ बोले। उसकी मॉम ने उसे देखा तो वो उसके कान में बोली, इतने ध्यान से तो पंडित जी तुम लोगों की कुंडलियां नहीं देख रहे जितने ध्यान से तू उन्हें ताड़ रहा है। मोक्ष ये सुनकर थोड़ा शर्मा गया और बोला, क्या है मॉम, आप हर वक्त अपने ही बेटे की टांग खींचते रहते हो। उसकी मॉम मुस्कुराते हुए बोली, हाय हाय, देखो तो मेरा बच्चा ब्लश कर रहा है, क्या बात है? तभी पंडित जी की आवाज से दोनों का ध्यान उधर गया। पंडित जी बोले, माफ कीजिए यजमान, इस साल तो इस विवाह का कोई योग नहीं है। अगले साल के तीसरे महीने में एक योग बन रहा है,
लेकिन इस साल नहीं है कोई ऐसा मुहूर्त जिनमें इन दोनों बच्चों को विवाह की डोर में बांधा जा सके। उनकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। पंडित जी की बात सुनकर मोक्ष एकदम से उठ खड़ा हुआ और एकदम से बोला, क्या, ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बार दोबारा से देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। पंडित जी बोले, नहीं बेटा, मैंने अच्छे से देखकर ये किया है। सच में इस साल कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। यदि होता तो मैं क्यों मना करता भला? अगले साल पहले महीने ही शुभ मुहूर्त है, तब हम विवाह की तिथि तय कर सकते हैं। परंतु इस साल मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। और ऐसे भी हर समस्या का समाधान तो आपके पास होता ही है ना। तो फिर इसके लिए भी कोई पूजा पाठ कुछ तो होगा ना। आप बताइए, हम कर लेंगे सब उपाय। लेकिन ये शादी की डेट निकालो आप जल्दी से। पंडित जी मोक्ष को समझाते समझाते थक गए, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने अब उसकी मॉम से कहा, देखिए आप ही समझाइए अब इसे। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहा है। हम यूं ही कोई भी तिथि तो नहीं बता सकते ना। ग्रह नक्षत्र भी तो देखने पड़ते हैं ना। और आपका पारिवारिक पंडित हूँ, आपको गलत सलाह कैसे दे दूं भला? आप ही बताइए। यदि कोई उपाय होता तो मैं पहले ही बता देता। लेकिन इस समय दोनों के ग्रहों की चाल सही नहीं है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप किसी और पंडित से पूछ लीजिए बेशक। इतना कहकर उन्होंने अपना झोला उठाया और जाने लगे तो मोक्ष की मम बोली, नहीं नहीं पंडित जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है और आपकी बात पर शक कैसे कर सकते हैं हम भला? मैं इसे समझा लूंगी। आप दक्षिणा लिए बिना मत जाइए। इतना कहकर उन्होंने पंडित जी को दक्षिणा दी और उन्हें रवाना किया। उनके जाने के बाद मोक्ष बोला, क्या मम, आप भी पंडित जी की बातों में आ रही हैं? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक भी मुहूर्त ना हो शादी का। मुझे किसी और से पता करने दीजिए आप। मैं खुद हैंडल कर लूंगा ये सब। ये पंडित जी की बातों में मुझे कुछ घोटाला लग रहा है। उसकी मॉम ने उसे किसी तरीके से समझाया और शांत करके अपने रूम में भेज दिया और खुद भी सोचने लगी। उधर पंडित जी टैक्सी में अपने घर जा रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी के सामने एक कार आकर रुकी। वो टैक्सी से उतरे और गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो पंडित जी बोले, कर दिया आपका काम मैंने। आज जिंदगी में पहली बार झूठ बोला है मैंने। अब मुझे घर जाकर अपने इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तभी वो सब गाड़ी से बाहर आया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। अरे नहीं नहीं, हमें दक्षिणा नहीं चाहिए। हमने ये सब दक्षिणा के लिए नहीं किया, प्रेम के खातिर किया है। तुमने हमें जो बताया उसमें मुझे सच्चाई नजर आई, तुम्हारा प्रेम नजर आया। और प्रेम का साथ देना हमें हमारे भगवान सिखाते हैं। इसलिए हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, ये तुम रखो। हमने आपका काम कर दिया और प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। राधे राधे। इतना कहकर पंडित जी ने उसके सर पर हाथ रखा और टैक्सी में बैठकर चले गए और श्लोक के पास खड़ा विनय बोला, लो अब तो आपको आशीर्वाद भी मिल गया। अब तो आप बेफिक्र हो जाइए। श्लोक बोला, कैसे हो जाऊं बेफिक्र? इतना आसान कहाँ है भला? तुम्हें क्या लगता है कि मोक्ष चुप बैठ जाएगा इतने में ही? नहीं, वो कोशिश करेगा जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट तो होगा ही कि कहीं स्तुति का मन ना बदल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं। फिलहाल चलो अपनी पलटन से मिलते हैं। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठा और विनय भी बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। उधर स्तुति श्लोक की तस्वीर को फोन में देख रही थी बड़े प्यार से। आंखों में से आंसू फोन के स्क्रीन पर गिर रहे थे। वो बोली, देखिए ना, आज गए हैं मम्मी पापा मोक्ष के घर शादी की डेट फिक्स करने। फिर आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। पता नहीं मैं कैसे करूंगी ये सब। बहुत डर लग रहा है। अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे मेरी सांस थम रही है और बहुत जल्द बंद हो जाएंगी। आपके बिना कैसे जीऊंगी नहीं जानती। खुद को किसी और के हवाले करना, हाँ जानती हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और ये भी जानती हूँ कि आपके पहले तो उसी से शादी होनी थी ना। लेकिन तब और अब में बहुत फर्क है। हालात बदल गए हैं, एहसास बदल गए हैं। तब तो बस यही था कि शादी हो जाएगी और हमारा रिश्ता दोस्ती की तरह ही अच्छे से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अब वो सब चीजें बेमानी लगती हैं। अब उसमें सिर्फ एक दोस्ती नजर आता है और कुछ नहीं। तब हम प्यार का मतलब नहीं जानते थे। प्यार की परिभाषा तो आपसे मिलने के बाद पता चली है। और अब आप इस कदर मेरे दिल में और आत्मा में बस गए हैं कि अब आपको खुद से दूर करने के लिए मुझे सिर्फ मरना होगा। लेकिन मेरा खुद पर अब इतना हक भी नहीं
कि मैं अपनी मर्जी से मर भी सकूं। ये जिंदगी अब दूसरों की अमानत है बस, लेकिन मेरा दिल और मेरी आत्मा सिर्फ आपकी अमानत रहेगी हमेशा। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत ज्यादा। इतना कहकर वो उसकी फोटो को सीने से लगाकर रोने लगी। उधर मोक्ष अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो बोला, हाँ अभी भेज रहा हूँ तुझे फोटोज, मुझे पता करके बता दे जल्दी से। इतना कहकर उसने अपनी और स्तुति की कुंडली की फोटो अपने दोस्त को भेज दी और फिर बोला, अभी पता चल जाएगा कि वो हमारे प्रिय पंडित जी कितना सच और कितना झूठ बोल रहे थे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नीचे स्तुति के मम्मी पापा और मोक्ष के मॉम डैड बैठे थे अभी। मोक्ष की मम्मी ने नौकर से कहकर कॉफी बनवाई थी। सब कॉफी पी रहे थे और साथ में बातें भी कर रहे थे। स्तुति की मम्मी बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे बच्चों को आखिर किसकी नज़र लगी हुई है। जब भी दोनों की शादी की बात आती है तो कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता है। इतनी मुश्किल से सब ठीक होता है, फिर से कोई अड़चन आ जाती है। स्तुति के पापा बोले, कोई बात नहीं, क्या पता भगवान जो कर रहे हो अच्छे के लिए कर रहे हो। उन्होंने सब कुछ पहले से ही तय किया हुआ है। ये सब तो बस बहाने हैं। होता तो वही है जैसा भगवान चाहते हैं, और अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चों के लिए उन्होंने जो भी सोचा होगा वो उत्तम ही होगा। तभी मोक्ष के डैड ने भी उनसे सहमति जताई और दोनों माओं को चिंता न करने के लिए कहा, और यह भी कहा कि वो किसी और पंडित जी से पूछ लेंगे। तभी मोक्ष सीढ़ियों से उतरते हुए बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। उधर श्लोक ने गाड़ी अपने ऑफिस के बाहर रोकी और दोनों उतरकर अंदर गए तो अंदर अंधेरा ही था, कोई नहीं था वहां। दोनों हैरान हो गए कि तभी अचानक से लाइट भी ऑन हो गई और साथ ही श्लोक के ऊपर फूलों की बारिश होने लगी और साथ में ढेर सारे पार्टी पॉप हाथों में लिए सारी पलटन उनके इर्द गिर्द घूमने लगी, और साथ ही वो सब अपनी बेहद बेसुरी आवाज में उसके लिए गाना भी गाने लगे। उन सबके बेसुरे गाने से तंग आकर श्लोक ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और बोला, अब बस करो, अब का पहरा करके ही छोड़ोगे। तभी सबने तुरंत गाना बंद कर दिया और आकर श्लोक से लिपट गए सब एक साथ। श्लोक भी भावुक हो गया उन सबका उसके लिए प्यार देखकर। वो बोला, अरे यारों, अब बस भी करो, रुलाकर ही मानोगे क्या आज। वो सब भी इमोशनल हो गए थे आज, क्योंकि श्लोक इतने दिनों तक कभी उन सबसे दूर नहीं रहा था। रोमियो बोला, नहीं बॉस, आज तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको आज छोड़ दिया तो आप फिर से गायब हो जाओगे और हम सब अब और आपसे दूर नहीं रह सकते। इसलिए आज यूं ही हम आपसे चिपके रहेंगे। सब लोग उसकी बात पर मुस्कुरा दिए, श्लोक भी। थोड़ी देर बाद सब उससे अलग हुए और श्लोक सभी को एक एक करके मिला और बोला, जानता हूँ तुम सब मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं क्या करता, हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। बिना बोला, हाँ सच में सब कुछ बहुत उलझा हुआ है गाइस। हमारे प्यारे बॉस तो अपनी मम से भी रोज नहीं मिल रहे हैं। मुझे पता है कैसे मैंने सब कुछ हैंडल किया है। उसकी बात सुनकर श्लोक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, सच में यार, अगर विनय मेरे साथ नहीं होता ना तो मैं सच में पूरी तरह से टूट गया होता। थैंक्स टू हिम। फिर सभी लोग बताने लगे कि उन्होंने उसे कितना मिस किया और साथ में कितने केस सॉल्व किए, वगैरह वगैरह। फिर विनय ने उन सबको बीते दिनों क्या क्या हुआ वो सब बताया। सब लोग ये सब सुनकर भावुक हो गए। रोमियो बोला, आप चिंता मत कीजिए बॉस, भाभी की शादी आपसे ही होगी। आप उन्हें इतना प्यार करते हैं तो कैसे भगवान जी उन्हें आपसे अलग कर देंगे। नहीं करेंगे वो, बिल्कुल नहीं करेंगे। उनकी शादी आपसे ही होगी। हमारे बॉस के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं दुनिया को हिला दूंगा अगर ऐसा हुआ तो। इतना कहकर वो रोने लगा, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। श्लोक ने उसे अपने गले से लगाया और बोला, अरे पगले, रो क्यों रहा है तू। चिंता मत कर तू, तेरी भाभी की शादी तो मेरे साथ ही होगी, समझा तू। रोमियो ने रोते रोते ही हाँ में सर हिलाया और बोला, अगर भगवान जी ने ऐसा नहीं किया ना तो मैं उनके साथ लड़ाई करूंगा, कभी उनसे बात नहीं करूंगा, अभी नहीं। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है मेरे छोटे बच्चे, चलो अभी मुझे जरा उन सब केस की फाइल तो दिखाओ जो तुम लोगों ने खुद से सॉल्व किए हैं। सभी लोग खुशी खुशी उसे अपनी फाइल दिखाने लगे। उधर मोक्ष आया और बोला, आप सबको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो काम पहले ही कर लिया है। मोक्ष की मम बोली, कैसे लेकिन। मोक्ष बोला, मैंने अपने एक दोस्त को बोला
उसके घर के पास ही एक मंदिर है जहाँ एक पंडित जी होते हैं जो पिछले 25 सालों से यही कुंडली मिलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने देखी मेरी और स्तुति की कुंडली और बताया कि ऐसा तो कोई दोष नहीं है जिसकी वजह से हमारी शादी टाली जा सके। और रही बात मुहूर्त की, तो इस साल कम से कम 3 शुभ मुहूर्त हैं हमारी शादी के, इसलिए हमें इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। मोक्ष की मॉम यह सुनकर हैरान हो गई और बोली, फिर पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा हमसे? मोक्ष बोला, क्या पता मम कहा है या फिर उनसे कहलवाया गया है। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का बेटा? स्तुति के पापा भी हैरानी से बोले तो मोक्ष बात को पलटते हुए बोला, अरे कुछ नहीं पापा, आप लोग ये सब छोड़िए। मैंने कल उन पंडित जी को बुलाया है और वो आकर तीनों मुहूर्त के बारे में हमें अच्छे से समझा देंगे कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। फिर हम साथ ही शादी की शॉपिंग भी शुरू कर देंगे। हाँ बेटा, अब हम एक पल की भी देरी नहीं करेंगे, इस बार स्तुति की मम्मी बोली। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग भी घर चले गए। मोक्ष खुद गया उन्हें छोड़ने के लिए और कल फिर आना है ऐसा मोक्ष की मॉम ने उनसे कह दिया। उधर श्लोक ने सभी फाइल्स वगैरह चेक कर ली थी और रात के 9 बज चुके थे। वो बोला, विनय अब हम सबको घर चलना चाहिए। समीर बोला, बॉस आप कल भी आओगे ना? पता नहीं, अभी कुछ भी, कोशिश जरूर करूँगा। श्लोक ने सभी को घर जाने के लिए बोला और विनय से कहा कि वो उसके साथ घर चले। विनय ने मना किया तो वो बोला, चलो ना, यह सोचो कि आज भी मैंने शराब पी हुई है और अगर कहीं रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया तो? विनय बोला, ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज शुभ शुभ बोलिए, मैं ऐसे ही आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप ये सब उल्टी सीधी बातें मत कीजिए प्लीज। ये हुई ना बात, पहले ही मना नहीं करते तो अच्छा होता ना। खैर आज हम साथ में डिनर करेंगे। दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए उनके घर के लिए। उधर मोक्ष स्तुति के मम्मी पापा के साथ उनके घर पहुंच चुका था और स्तुति ने तब तक खाना बना लिया था सारा। तो स्तुति की मम्मी ने उसे खाने के लिए इंसिस्ट किया तो स्तुति को भी करना पड़ा। तो स्तुति के कहने पर मोक्ष खुशी से बैठ गया टेबल पर। स्तुति ने सबको खाना सर्व किया और सभी को खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। मोक्ष ने स्तुति से कहा कि वो भी साथ बैठकर खाए तो वो मना नहीं कर पाई और मोक्ष के साथ वाली चेयर ही खाली थी, वो वहाँ बैठ गई। तो मोक्ष ने अपने हाथों से उसे खाना सर्व किया। यह देखकर स्तुति की मम्मी पापा बहुत खुश हुए। वो इस बात से आश्वस्त लग रहे थे कि स्तुति मोक्ष के साथ बहुत खुश रहेगी। और वहीं वंदना कुछ ऑब्जर्व कर रही थी स्तुति की आंखों में। वो बड़े गौर से उसे देख रही थी जब से घर वापस आई थी। खाने के बाद स्तुति ने सबको हलवा सर्व किया तो स्तुति की मम्मी ने पूछा कि हलवा क्यों बनाया है उसने? तो वो बोली, ऐसे ही मम्मी, बस मन कर रहा था आप सबके लिए अपने हाथों से आज कुछ बनाऊं तो बस बना दिया। आप खाकर बताइए कैसा बना है। स्तुति के पापा बोले, अरे इसमें कोई संदेह कैसे हो सकता है कि मेरी बच्ची के हाथ की बनी कोई भी चीज़ अच्छी ना हो। ये बिल्कुल लाजवाब है तुम्हारी तरह। सब लोग मुस्कुराने लगे और मोक्ष का ध्यान तो लगातार स्तुति पर ही था। वो भी तारीफ करने लगा खाने और हलवे की। थोड़ी देर बाद वो सबको बाय बोलकर चला गया और स्तुति को उसकी मम्मी ने मोक्ष को बाहर तक छोड़ने के लिए कहा तो वो चली गई और मोक्ष भी उसे प्यार से बाय बोलकर चला गया। श्लोक और विनय भी गाड़ी में ही थे कि तभी विनय का फोन बजा। उसने देखा तो कॉल वंदना का था। उसने जल्दी से उठाया और हेलो बोला तो उधर से आवाज आई, मुझे मिलना है कल शाम वहीं सेम जगह पर। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे, विनय ने कहा तो वंदना ने बाय बोलकर फोन काट दिया। श्लोक ने पूछा कि किसका कॉल था तो विनय ने बताया कि वंदना ने हमें मिलने के लिए बुलाया है कल शाम सेम जगह पर। और ये बात सुनकर श्लोक ने एकदम से ब्रेक लगा दी। श्लोक बोला, क्या सच में? हाँ, अभी उसने कहा। इसका मतलब? विनय खुश हो गया तो श्लोक कुछ सोचते हुए बोला, नहीं विनय, अभी हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्या पता क्यों बुलाया है उसने। खैर जो भी वजह हो हम जाएंगे जरूर उनसे मिलने। इतना कहकर उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। गाड़ी घर के बाहर पार्क की और दोनों अंदर चले गए जहाँ श्लोक की घर के मेड हॉल से जा रही थी उसकी मॉम के रूम की तरफ और हाथ में एक बॉल था जिसमें ठंडा पानी था और साथ में एक रुमाल। श्लोक को देखते ही वो बोली, अरे भैया आप आ गए। श्लोक आंखें छोटी करते हुए बोला, ये पानी कहाँ लेकर जा रही हो? वो मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ, उन्हें बहुत बुखार है ना, डॉक्टर ने बोला है ठंडे पानी की पट्टियाँ करने को। ये बात सुनते ही श्लोक भागते हुए अपनी मॉम के रूम की तरफ भागा और साथ में विनय भी।
श्लोक ने अंदर जाकर देखा तो उसकी मम बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी और श्लोक ने उनके माथे को छुआ तो काफी तेज बुखार था। उसने जल्दी से मेड से बोल लिया और खुद से उनकी पट्टियां करने लग गया। वो बोला, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। आई नो। इन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा होगा ना। हाँ भैया, सही कहा आपने। मालकिन ना टाइम से खाना खा रही थी पिछले 2 दिन से, और ना ही अपनी दवाइयाँ ले रही थी। मैं कुछ कहती तो मुझे ही डांट कर चुप करवा देती थी। अब आप आ गए हैं ना, अब देखना ये खुद ही ठीक हो जाएंगी। श्लोक बहुत परेशान हो गया था अपनी मम की हालत देखकर। उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसने उनके माथे पर किस किया और बोला, मुझे माफ कर दो मम्मा। अपने दुख में मैं आपका ख्याल रखना ही भूल गया था। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। आपके पास ही रहूंगा अभी मैं। आई प्रॉमिस। और फिर उनके सर पर पट्टियां करने लगा। बिना बोला, आप परेशान मत होइए सर, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आपकी मम्मा। काफी देर वो वैसे ही उनके पास बैठा रहा और पट्टियां करता रहा। उसने अपनी फैमिली डॉक्टर से भी बात की तो उन्होंने कहा कि बस पट्टियां करने से बुखार उतर जाएगा और फिर उन्हें उनकी बताई दवाई दे देना कुछ खिलाकर। थोड़ी देर बाद बुखार कम होने लगा था और उनकी नींद भी खुल गई थी अब। श्लोक को देखकर वो उसके गले से लग गई और श्लोक ने भी उन्हें कसकर सीने से लगा लिया और माफ़ी मांगी कि उनका ध्यान नहीं रख सका वो अपने काम के चक्कर में। उन्होंने कहा, मुझे तेरे काम से परेशानी नहीं है बच्चे, बस थोड़ा सा टाइम अपनी माँ के लिए निकाल लिया कर, सिर्फ खाना साथ खाने तक का ही सही। उनकी बात पर वो भावुक हो गया और उनके सर पर किस करके बोला, बिल्कुल मम्मा, ऐसा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। चलिए आप लेटिए, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाता हूँ अपने हाथों से। फिर आपको दवाई भी लेनी है। वो किचन में गया और उनके लिए खिचड़ी बनाई और लेकर आया, अपने हाथों से उन्हें खिलाई और फिर दवाई भी दी। अब उसकी मम्मा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। बिना ने भी उन्हें ग्रीट किया और खाना खाने के लिए कहा दोनों से। फिर वो उन्हें सुलाकर दोनों खाना खाने लगे और श्लोक ने विनय को वहीं रुकने को कहा तो विनय मान गया। दोनों खाना खाने के बाद जाकर सो गए। सुबह मोक्ष उठा और रेडी होकर नीचे गया और ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल गया, ये बोलकर कि आज एक ज़रूरी मीटिंग है और वो दोपहर तक आ जाएगा वो काम निपटा कर। स्तुति के घर भी नाश्ता कर रहे थे सब लोग। पापा ने सबको बताया कि आज उन्हें फिर से मोक्ष के घर जाना है। कल वाली बात भी बताई थी उन्होंने, क्योंकि कल रात को मोक्ष भी वहीं था तो वो बता नहीं पाए थे। स्तुति एक पल को यह सुनकर हैरान रह गई, लेकिन अंदर से अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब में, इसलिए इग्नोर कर दिया। श्लोक आज अपने दूसरे ऑफिस आया था हाल चाल देखने। माँ उसे इतने दिन बाद देखकर सब हैरान और परेशान दोनों हो गए, लेकिन श्लोक ने जैसे कोई रिएक्ट ही नहीं किया किसी चीज़ पर। वो सीधे अपने केबिन में गया और अपने मैनेजर को बुलाकर अब तक का स्टेटस चेक करने लगा। फिर उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देकर भेज दिया और अपने फ़ोन में बस स्तुति की फ़ोटो निकाल कर उसे निहारने लगा। वो तस्वीर देखते हुए बोला, पता नहीं जान क्या होने वाला है, लेकिन डर बहुत लग रहा है मुझे कि कहीं तुम्हें खो ना दूँ। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा मुझसे दूर जाना मतलब मेरी मौत के करीब जाना है। इसलिए बस यही चाहता हूँ कि कुछ तो हो जाए ऐसा जिससे तुम मुझसे दूर न जाओ। जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है जान जो तुम्हें मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए। लेकिन मुझे तुम्हारी कसम है जान कि जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि इसकी वजह कौन है, तो उस दिन उस इंसान का वो हश्र करूँगा ना कि वो अगली बार किसी को भी तकलीफ देने से पहले 1000 बार सोचेगा। फिर वो अपनी सोच को किनारे कर कुछ देर काम करने लगा और शाम होने का वेट करने लगा। उधर स्तुति अपने घर के पास वाली पार्क में झूले पर बैठी थी। आंखों में बस उदासी थी। ताजी हवा लेने के बहाने से घर से आई थी वो। तभी उसे मोक्ष का कॉल आया। उसने उठाया तो आगे से आवाज आई, कैसी हो मेरी लोमड़ी। स्तुति नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए बोली, ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ, और अब तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर और भी अच्छा हो गया हूँ। वो मैं क्या कह रहा था कि आज हमारी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी, तो हम कल से ही शॉपिंग शुरू कर दें क्या। स्तुति बोली, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अरे ऐसे कैसे, तुम बताओ, तभी तो हमारा कोऑर्डिनेशन बनेगा ना। हाँ ठीक है, स्तुति धीमे से बोली। अच्छा मोक्ष, मैं अभी थोड़ी देर में बात करूं क्या तुमसे। वो एक्चुअली, मोक्ष हंसते हुए बोला, ठीक है मैं समझ गया। शर्माओ शर्माओ,
ये तो शर्माने का टाइम है तुम्हारा। लेकिन ना, डेट फिक्स होते ही हम सब लोग शॉपिंग शुरू कर देंगे। ओके, अब मैं रखता हूँ। दोनों ने कॉल काट दिया और स्तुति फिर से झूले पर बैठ गई। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि वो जोर जोर से रोने लगी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और वहीं सामने अपने रूम की खिड़की में खड़ी बंदा अपनी बहन की हालत देख रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।